तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं, हमारे ही अंदर। बात करेंगे कि हम सांस कैसे लेते हैं, यानी कि हमारे श्वसन तंत्र की। ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही कमाल का है। ये हमारे शरीर के सबसे हैरान करने वाले सिस्टम में से एक का पर्दाफाश करता है। तो चलिए एक एक कदम करके इस सफर को समझते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है ऊपरी वायु मार्ग से। अब इसे सिर्फ एक पाइप समझने की गलती मत कीजिएगा। ये तो एक बहुत ही एडवांस तैयारी स्टेशन है। जरा सोचिए, हमारा शरीर कितना स्मार्ट है। हवा फेफड़ों तक पहुंचे उससे पहले ही नाक के बाल धूल के बड़े कणों को रोक लेते हैं। फिर जो म्यूकस मतलब बलगम की परत होती है ना, वो छोटे छोटे कणों और जर्म्स को पकड़ लेती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हवा ठंडी या सूखी हो तो ये सिस्टम उसे शरीर के तापमान के हिसाब से गर्म और नम भी कर देता है, ताकि हमारे नाजुक फेफड़ों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। कमाल है ना। तो हवा का पूरा रास्ता कैसा दिखता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हवा नाक या मुंह से अंदर आती है। वहां से ये पहुंचती है ग्रसनी तक, जो हमारे गले का पिछला हिस्सा है, और फिर स्वर यंत्र तक, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसके बाद हवा जाती है श्वास नली यानी विंड पाइप में। अब यहाँ से ये दो मेन ब्रांच में बढ़ जाती है। इन्हें कहते हैं ब्रोंकाई, एक हर फेफड़े के लिए। ये शाखाएं फिर और भी पतली पतली नलियों में बढ़ती हैं, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और फिर आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं, जो है एल्वियोलाई नाम की छोटी छोटी थैलियां। अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें ना, तो ये बिल्कुल एक उल्टे पेड़ जैसा लगता है। सोचिए, श्वास नली उस पेड़ का तना है, ब्रोंकाई उसकी मोटी मोटी शाखाएं हैं, और ब्रोंक्यूल्स उसकी पतली पतली टहनियां। है ना एक बेहतरीन तरीका ये समझने का कि हवा हमारे फेफड़ों के कोने कोने तक कैसे पहुंचती है। ठीक है, तो हवा तो फेफड़ों तक पहुंच गई, पर सवाल ये है कि उसे अंदर बाहर खींचता और धकेलता कौन है। चलिए अब इस पूरी मैकेनिज्म को समझते हैं। अब देखिए, सांस लेना एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें मेहनत लगती है। होता क्या है कि डायाफ्राम नीचे की तरफ जाता है और पसलियों की मांसपेशियां छाती को ऊपर उठाती हैं। इससे फेफड़ों को फैलने की जगह मिल जाती है। अब जब जगह बढ़ती है तो अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और बाहर की हवा जाहिर है अंदर खींची चली आती है। और सांस छोड़ना वो ज्यादातर एक पैसिव प्रोसेस है। मतलब बस मांसपेशियां रिलैक्स करती हैं, छाती अपनी जगह वापस आती है और हवा अपने आप बाहर निकल जाती है। इस मूवमेंट को समझने के लिए दो बड़े मजेदार उदाहरण हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं ना, तो हमारी पसलियां ऊपर और आगे की तरफ उठती हैं, बिल्कुल किसी पुराने हैंडपंप के हैंडल की तरह। और साथ ही साथ वो साइड में भी फैलती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक बाल्टी का हैंडल उठता है। ये जो 3D फैलाव है ना, यही फेफड़ों को पूरी तरह हवा से भरने में मदद करता है। ओके, तो अभी तक हम बड़े लेवल पर बात कर रहे थे। अब जरा जूम इन करते हैं और चलते हैं बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, उस जगह जहां हवा का ये सफर खत्म होता है। हम बात कर रहे हैं एल्वियोलाई की। तो ये है हवा की फाइनल डेस्टिनेशन, एक छोटी सी थैली जिसे एल्वियोलस कहते हैं। अब जरा इसे ध्यान से देखिए। इसकी दीवार अविश्वसनीय रूप से पतली है, जो टाइप 1 सेल से बनी है। गैसें यहीं से आती जाती हैं। फिर यहाँ टाइप 2 सेल्स भी हैं, जो एक कमाल का पदार्थ बनाते हैं, सरफेक्टेंट। ये इन थैलियों को आपस में चिपकने से रोकता है। और हाँ, यहाँ मैक्रोफेज नाम के हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स यानी इम्यून सेल्स भी हैं, जो किसी भी बाहरी कण को साफ कर देते हैं। और इन सबको घेरे हुए हैं खून की ये पतली पतली नलियां, जहाँ असली एक्सचेंज होता है। मतलब एल्वियोलाई का जो डिजाइन है ना, वो गैस एक्सचेंज के लिए एकदम परफेक्ट है। सोचिए, इनकी दीवारें इतनी पतली हैं कि गैसें आसानी से पार हो जाएं। इनकी सतह नम रहती है, जिससे गैसों को घुलने में मदद मिलती है, और सरफेक्टेंट इन्हें कोलैप्स होने से बचाता है। और सबसे जरूरी बात, इनके चारों तरफ खून की नलियों का एक घना जाल बिछा हुआ है। और ये एक दो नहीं है, हमारे फेफड़ों में अंदाजा लगाइए कितने होंगे। लगभग 48 करोड़, जी हाँ, 480 मिलियन एल्वियोलाई। ये एक जबरदस्त नंबर है, और ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया बनाते हैं। तो ये 48 करोड़ एल्वियोलाई मिलकर कितना एरिया बनाते होंगे? अगर हम इन सबको फैला दें तो ये करीब 75 स्क्वायर मीटर की जगह घेर लेंगे। मतलब एक छोटे अपार्टमेंट जितना एरिया। और ये सब हमारे सीने के अंदर पैक है। कमाल की इंजीनियरिंग है ना। तो चलिए अब आते हैं इस पूरे सफर के सबसे अहम हिस्से पर, वो पल जहां फेफड़ों और खून के बीच गैसों का असल एक्सचेंज होता है।
ये पूरा का पूरा खेल एक बहुत ही सिंपल से फिजिक्स के नियम पर चलता है, जिसे कहते हैं डिफ्यूजन या विसरण। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी चीज ज्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह की तरफ जाती है जब तक कि एक बैलेंस ना बन जाए। और सबसे बढ़िया बात, इसमें शरीर की जरा भी एनर्जी खर्च नहीं होती। तो एक्सचेंज होता कैसे है? बहुत आसान है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन भर जाती है, मतलब वहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है। जबकि शरीर से जो खून वापस आ रहा है उसमें ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? जाहिर है, खून में। अब ठीक इसका उल्टा होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। खून में CO2 का प्रेशर ज़्यादा होता है और एल्वियोलाई में कम, तो CO2 खून से निकलकर एल्वियोलाई में आ जाती है, जिसे हम सांस छोड़ते वक्त बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, तो ऑक्सीजन खून में आ तो गई, पर अब आगे क्या? ये ऑक्सीजन हमारी रेड ब्लड सेल्स में मौजूद एक स्पेशल प्रोटीन हीमोग्लोबिन से जाकर चिपक जाती है। हीमोग्लोबिन एक टैक्सी की तरह है जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में हर एक सेल तक पहुंचाता है। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आई थी, वो बस अगली सांस के साथ शरीर से बाहर। तो देखा आपने, एक मामूली सी सांस से लेकर गैसों के इस इतने कॉम्प्लेक्स एक्सचेंज तक, ये पूरा का पूरा सफ़र हमारे शरीर के सबसे असाधारण सिस्टम्स में से एक को दिखाता है। ये बात बिल्कुल सही है। एक सांस से लेकर 48 करोड़ वायु कोशों तक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सच में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। एक ऐसा सिस्टम जो चुपचाप हर पल बिना रुके हमें जिंदा रखता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है। हमने देखा कि ये सिस्टम कितना शानदार है, साफ हवा को फिल्टर करने, गर्म करने और अंदर ले जाने के लिए। पर तब क्या होता है जब हवा साफ हो ही ना? सोचिए जरा, ये पूरा सिस्टम बाहरी हवा की क्वालिटी पर कितना निर्भर करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वायु प्रदूषण जैसी चीजें हमारी इस कमाल की बायोलॉजिकल मशीन पर क्या असर डालती होंगी। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चलने वाले हैं जो हर पल, हर लम्हा हमारे अंदर चलता रहता है, पर हम उस पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इसकी कमाल की बनावट से लेकर उन खतरों तक जिनका इसे रोज सामना करना पड़ता है। जरा सोचिए, हर दिन लगभग 20,000 बार हम सांस लेते और छोड़ते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने आप चलती रहती है और हमें जिंदा रखती है। सच में एक चमत्कार ही है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। तो चलिए आज इसी चमत्कार को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे शरीर के अंदर जाती कहाँ है। ये एक बहुत ही दिलचस्प रास्ता है। तो देखिए, ये सफ़र शुरू होता है हमारी नाक और मुंह से। यहाँ से हवा जाती है ट्रेकिया में, जिसे हम श्वास नली भी कहते हैं। ये एक तरह से हवा को फिल्टर भी करती है। फिर ट्रेकिया 2 हिस्सों में बढ़ जाती हैं, जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं, और ये हवा को फेफड़ों तक ले जाती हैं। और अंदर जाकर ये और भी पतली पतली शाखाओं यानी ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाती हैं और आखिर में पहुंचती हैं एल्वियोली तक। अब इस पूरे सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक उल्टे पेड़ की कल्पना करना। ये बहुत सही एनालॉजी है। इसमें जो ट्रेकिया है वो है पेड़ का तना, ब्रोंकाई हो गई उसकी मोटी मोटी शाखाएं, और जो एल्वियोली हैं जहां सारा असली काम होता है वो हैं इस पेड़ की पत्तियां। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारे इस उल्टे पेड़ की पत्तियों यानी एल्वियोली में आखिर होता क्या है। यहां जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं गैसीय विनिमय। मतलब बहुत सीधे साधे शब्दों में यहीं पर हमारे शरीर को वो ऑक्सीजन मिलती है जिसकी उसे जरूरत है, और यहीं से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है जो एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है। और ये सब मुमकिन हो पाता है एक बहुत ही आसान से साइंटिफिक सिद्धांत की वजह से, जिसे डिफ्यूजन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी चीज़ हमेशा ज़्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह की तरफ जाती है ताकि एक बैलेंस बन सके। और ये स्लाइड इसे बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है हमारे फेफड़ों की एल्वियोली। जब हम ताज़ी सांस लेते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरी तरफ है हमारा खून, जिसमें शरीर से घूमकर आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन कम। तो डिफ्यूजन के नियम के हिसाब से ऑक्सीजन छट से फेफड़ों से खून में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकलकर फेफड़ों में आ जाती है, जिसे हम सांस छोड़कर बाहर निकाल देते हैं। कितना सिंपल और असरदार है। हमारी एल्वियोली का डिज़ाइन इस काम के लिए एकदम परफेक्ट है।
उनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, उनकी दीवारें इतनी पतली होती हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 1 सेल मोटी, और उनके चारों तरफ खून की नलियों का घना जाल बिछा होता है। ये सब मिलकर गैसों के इस आने जाने को बहुत ज्यादा तेज और कुशल बना देता है। और एक मजेदार बात बताऊं, हमारे फेफड़े शरीर के इकलौते ऐसे अंग हैं जो पानी पर तैर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें हमेशा थोड़ी हवा भरी रहती है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, तो चलिए देखते हैं कि यह हमेशा एक जैसा क्यों नहीं होता। खास तौर पर बच्चों का रेस्पिरेटरी सिस्टम बड़ों से काफी अलग होता है और इसी वजह से उनमें कुछ खास कमजोरियां भी होती हैं। सबसे पहला और बड़ा फर्क है सांस की नली का आकार। बच्चों की सांस की नलियां बहुत ज्यादा पतली होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जरा सी भी सूजन आ जाए या कोई चीज अटक जाए तो उनकी सांस बहुत जल्दी रोक सकती है। दूसरा फर्क, याद है वो पेड़ की पत्तियां यानी एल्वियोली, बच्चों में वो संख्या में भी कम होती हैं और आकार में भी छोटी। अब गैस एक्सचेंज के लिए जगह कम होगी तो जाहिर है उन्हें जरूरी ऑक्सीजन लेने के लिए बड़ों के मुकाबले ज्यादा तेजी से सांस लेनी पड़ती है। और तीसरा अंतर आता है मांसपेशियों में। छोटे बच्चे सांस लेने के लिए अपनी छाती की मांसपेशियों का उतना इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि वो पूरी तरह से विकसित नहीं होती। वे ज्यादातर अपने डायफ्राम पर निर्भर करते हैं। नतीजा ये होता है कि जब सांस लेने में थोड़ी भी मेहनत लगती है तो वे बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो अब जब हम बच्चों के सिस्टम की इन कमजोरियों को समझ चुके हैं, तो जरा सोचिए कि क्या होता है जब बाहरी माहौल ही हमारे इस नाजुक सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा बन जाए। वायु प्रदूषण में एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है पार्टिकुलेट मैटर या पीएम। ये हवा में मौजूद बहुत ही छोटे कण होते हैं। अब PM10 जो हैं वो थोड़े मोटे कण होते हैं, जैसे धूल। ये ज्यादातर हमारी नाक या ऊपरी सांस की नली में ही फंस जाते हैं। लेकिन जो असली खतरा है वो है PM2.5। ये गाड़ियों के धुएं जैसी चीजों से निकलते हैं और इतने ज्यादा महीन होते हैं कि ये हमारे शरीर के सारे डिफरेंस को पार करके सीधे फेफड़ों की गहराई तक यानी एल्वियोली तक पहुंच जाते हैं। और जैसा कि ये टेबल दिखाती है, कई स्टडीज ने ये साबित किया है कि इन प्रदूषकों का हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पार्टिकुलेट मैटर की वजह से अस्थमा और निमोनिया के केस बढ़ते हैं और लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से फेफड़ों के कैंसर तक का खतरा बढ़ जाता है। ओजोन गैस भी अस्थमा जैसी बीमारियों को और बिगाड़ सकती है। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये खतरा सबके लिए बराबर नहीं होता। रिसर्च ये साफ तौर पर बताती है कि बुजुर्ग, बच्चे और वो लोग जिन्हें पहले से ही सांस से जुड़ी कोई बीमारी है, उन पर वायु प्रदूषण का असर कहीं ज्यादा होता है। तो इस पूरे सफर के बाद क्या बड़ी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए? चलिए उन पर एक आखिरी नजर डालते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सच में एक इंजीनियरिंग का कमाल है। वो उल्टा पेड़ जो बिना रुके हर पल हमें जिंदा रखने का एक जादुई काम करता है। दूसरी बात ये कि ये सिस्टम खास तौर पर बचपन में बहुत नाजुक होता है। बच्चों के शरीर की बनावट में जो फर्क होते हैं वो उन्हें सांस की बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना देते हैं। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात ये कि हवा में मौजूद वो अदृश्य दुश्मन यानी प्रदूषक हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकते हैं और हमारी सेहत के लिए छोटे और बड़े दोनों तरह के गंभीर खतरे पैदा कर सकते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारे फेफड़े तो हवा में सांस लेने के लिए ही बने हैं, पर क्या आज के जमाने में हमारी हवा हमारे फेफड़ों के लिए बनी है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।